इनके बिना डेयरी सेक्टर की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा देश के पशुधन को भी प्रणाम। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अमूल के प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है। 18,000 से ज्यादा दुग्ध सहकारी मंडली, 36 लाख किसानों का नेटवर्क, हर दिन 3.5 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध का संग्रहण, हर रोज पशुपालकों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन पेमेंट, यह आसान नहीं है। छोटे छोटे पशुपालकों की यह संस्था आज जिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है, वही तो संगठन की शक्ति है, सहकार की शक्ति है। भाइयों और बहनों, दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं, अमूल इसका भी एक उदाहरण है। आज अमूल के ये नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा मिल्क यूनियन के रूप में रखी गई थी। समय के साथ डेयरी सहकारिता गुजरात में और व्यापक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनी। आज भी ये सरकार और सहकार के तालमेल का बेहतरीन मॉडल है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है, हमारी माताएं हैं।
हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है, वो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से है। आज जब भारत विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तो भारत के डेयरी सेक्टर की ये सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत की प्रत्येक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है, उसकी करीब 70% लाभार्थी बहनें, बेटियां ही है। सरकार के प्रयास से पिछले 10 साल में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने इन्हें 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद दी। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं, उनमें से ज्यादातर घर भी महिलाओं के नाम है। ऐसी अनेक योजनाओं की वजह से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। इस अभियान के तहत अभी शुरुआत में गांव के स्वयं सहायता समूहों को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये आधुनिक ड्रोन उड़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब गांव-गांव में नमो ड्रोन दीदियां कीटनाशक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि यहां गुजरात में भी हमारी डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो हमने डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं के लिए एक और बड़ा काम किया था। हमने सुनिश्चित किया कि डेयरी का पैसा हमारी बहनों बेटियों के बैंक खातों में सीधा जमा हो। मैं आज इस भावना को विस्तार देने के लिए भी अमूल की प्रशंसा करूंगा। हर गांव में माइक्रो एटीएम लगने से पशुपालकों को पैसा निकालने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में पशुपालकों को रुपे क्रेडिट कार्ड देने भी
उसकी भी योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचमहाल और बनासकांठा में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भाई और बहनों, गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े। हमारा फोकस है पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसी सोच के साथ हमने पहली बार पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। हमने किसानों को ऐसे आधुनिक बीज दिए हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके। भाजपा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने का भी काम कर रही है। लंबे समय तक फुट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खर पका हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े संकट का कारण रही। इसी बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आप सभी पशुपालकों को होता है। इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 60 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। हम 2030 तक फुट एंड माउथ डिसीज को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, पशुधन की समृद्धि के लिए कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। कल जरा कैबिनेट मीटिंग हमने देर रात की थी और कल भाजपा सरकार ने कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को चारगाह की तरह उपयोग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पशुधन का बीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो, इसके लिए प्रीमियम की राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। ये फैसले पशुओं की संख्या बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने में और मददगार साबित होंगे। साथियों, हम गुजरात के लोग जानते हैं कि पानी का संकट क्या होता है। सौराष्ट्र में, कच्छ में, उत्तर गुजरात में हमने अकाल के दिनों में हजारों पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मीलों मीलों चलते जाते देखा है। हमने पशुओं के मरते पशुओं के ढेर, उसकी तस्वीरें भी देखी है। नर्मदा जल पहुंचने के बाद ऐसे क्षेत्रों का भाग्य बदल गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी चुनौती से ना जूझना पड़े। सरकार ने जो 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं,
वो भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि गांव में छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। गुजरात में आपने देखा है कि बीते वर्षों में माइक्रो इरिगेशन का दायरा, टपक सिंचाई का दायरा कई गुना बढ़ गया है। टपक सिंचाई के लिए किसानों को मदद दी जा रही है। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके। जैविक खाद बनाने में किसानों को मदद मिले, इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। गोबर से जो हमारे डेयरी प्लांट हैं, वहां बिजली पैदा की जा रही है। बदले में जो जैविक खाद बनती है, वो वापस किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो रही है। इससे किसान और पशु दोनों को तो लाभ होगा ही, खेत की मिट्टी के स्वाद का भी बेहतर लाभ होगा। अमूल ने बनासकांठा में जो गोबर गैस प्लांट लगाया है, वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। साथियों, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का दायरा बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। इसके लिए पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आज देश के 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही है। हम तो मेड इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी बहुत कम किया गया। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बन भी चुके हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। आज भाजपा सरकार पैक्स को, एफपीओ को, दूसरी सहकारी समितियों को करोड़ों रुपए की मदद दे रही है। हमने गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया। इस योजना का लाभ भी किसानों के सहकारी संगठनों को ही हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार पशुपालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया। इसमें डेयरी सहकारी संस्थाओं को ब्याज पर पहले से अधिक छूट का प्रावधान किया गया। सरकार मिल्क प्लांट के आधुनिकीकरण पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी योजना के तहत आज साबरकांठा मिल्क यूनियन के 2 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। इसमें प्रतिदिन 800 टन पशुओं का चारा बनाने वाला आधुनिक प्लांट भी शामिल है। भाई और बहनों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो मेरा विश्वास, सबका प्रयास इस बात पर है। भारत ने अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक विकसित भारत होने का संकल्प लिया है। एक संस्था के तौर पर अमूल के भी तब 75 साल होने वाले। आपको भी आज यहां से नए संकल्प लेकर जाना है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी में पौष्टिकता को पूरा करने में आप सबकी बड़ी भूमिका है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अगले 5 साल में आप लोगों ने अपने प्लांट्स की प्रोसेसिंग क्षमता को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। आज अमूल दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। आपको इसे जल्द से जल्द
दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाना है। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है और ये मोदी की गारंटी है। एक बार फिर आप सभी को 50 वर्ष के इस पड़ाव पर पहुंचने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए। आपने सहकार की शक्ति को न सिर्फ पहचाना है बल्कि सराहा भी है। चाहे अमूल चॉकलेट प्लांट हो या नई प्रोडक्ट्स के सुझाव, आपकी प्रेरणा से GCMMF प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संभल में अलग नजारा दिखा। कभी कांग्रेस के लिए तमाम टीवी चैनलों पर मोर्चा संभालने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रियंका गांधी के गुरु माने जाते थे, मेजबान की भूमिका में थे। संभल में कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का आयोजन था। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की तारीफ करते हुए कहा कि प्रमोद कृष्णम भगवान कल्की के लिए मंदिर बना रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी है। संभल में पीएम मोदी का आना सामान्य बात लगती है, लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे बीजेपी की गहरी रणनीति है। संभल मुरादाबाद संभाग में आता है, जहां बीजेपी सबसे कमजोर है। मुरादाबाद संभाग में 5 विधानसभा सीट आती है। इस संभाग में बीजेपी की कमजोरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 में से बीजेपी के पास केवल 1 सीट है। कल के मंदिर के शिलान्यास के साथ बीजेपी ने मुरादाबाद संभाग में जीत का रास्ता बना दिया है। इस इलाके में कभी कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम के समर्थकों का साथ बीजेपी को मिल सकता है। कल की मंदिर शिलान्यास के समय सीएम योगी ने चुनावी संदेश देने की कोशिश की, जिसमें 2024 का चुनावी एजेंडा छुपा हुआ है। पीएम मोदी 10 साल से देश के पीएम हैं और वे पहली बार संभल आए हैं, जो ये दिखाता है कि बीजेपी मुरादाबाद संभाग को लेकर कितना गंभीर है और वह सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम कर रही है। मुरादाबाद में मुसलमानों और यादवों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में इस इलाके में विपक्ष के गढ़ को ध्वस्त करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। अगर बीजेपी को लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार करना है तो उसे इस इलाके में सभी सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके मन में विश्वास पैदा करें। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है,
जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। कार्यक्रम में गीडा से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, कैंपियरगंज के विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, विधायक पिपराइच श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एसडी इंटरनेशनल श्री विनय अग्रवाल जी, विजय कुमार जी, रमेश सिंह जी और यहां पर उपस्थित मंडलायुक्त गोरखपुर, सीओ गीडा समेत सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम गीडा में संपन्न हो रहा है, जिसमें 650 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय योजना गीडा का आज यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर हमने गीडा से जुड़े हुए विभिन्न विकास की 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। एसडी इंटरनेशनल के 300 करोड़ रुपए के निवेश के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और नाइलेड द्वारा जो भारत सरकार का एक संस्थान है, इसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट, हमारा जो युवा है, हमारे पास प्रतिभाशाली युवा तो है, लेकिन उसके स्केल को स्किल में बदलने का जो एक कार्यक्रम नाइलेड के द्वारा यहां प्रारंभ किया गया है गीडा के सहयोग से, उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इन 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए इसमें रुचि लेने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज हर व्यक्ति के पास आवास हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की
2014 में उन्होंने आने के बाद इस बात की घोषणा की थी और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 4 करोड़ गरीबों को, जिन्हें आजादी के बाद कभी कोई आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी, उसे हर एक के सिर को ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हो पाया और आज हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक छत भी है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर के आवास खरीदना चाहते हैं। इसके लिए गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गीडा में गीडा प्रशासन आगे आया है कि हम एक आवासीय सुविधा, अत्याधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त एक आवासीय योजना यहां पर हम लागू करेंगे, जिसमें हर श्रेणी के लोगों को, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए भी, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अलग अलग श्रेणी में, उन लोगों के लिए आवासीय सुविधा इसी औद्योगिक केंद्र में उपलब्ध हो सके। आज इस पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे लॉन्च किया गया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे गीडा में औद्योगिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को हृदय से बधाई देता हूं। कालेश्वर योजना की आवास योजना के साथ ही आज गीडा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। यहां की बुनियादी सुविधाओं के लिए अच्छी सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, सीवर लाइन बैठे, पार्क बने, इन सभी का भी आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। और साथ साथ एसडी इंटरनेशनल अपनी पैकेजिंग यूनिट को 300 करोड़ रुपए के इस नए पैकेजिंग यूनिट को यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम भी इन्होंने यहां पर आज संपन्न किया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को, यहां के उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं और साथ साथ एसडी इंटरनेशनल जो पैकेजिंग के नए ब्रांड को लेकर के आ रहा है, उसके लिए उनको भी हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। भाई और पैकेजिंग का अपना महत्व होता है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसका बाहरी आवरण अच्छा नहीं है, मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो उपभोक्ता सबसे पहले उसके बाहरी उसको देखता है और बाहरी कैसा उसने पहना है, कैसा उसने किया है। बेढंगा अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहन करके आपके बीच आ जाएगा, क्या आप उसको सम्मान देंगे? रवि किशन की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा है? पीछे रवि किशन की फिल्मों को देखे हो? हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, सब लोग कौन कौन लोग देखे हैं। मैं उनको बोलूंगा कि अपनी कोई फिल्म का स्पेशल शो करिए फ्री में यहां के लोगों के लिए। कितने लोग फ्री में फिल्म देखना चाहेंगे उनके? सभी लोग तो फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रवि किशन, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना। उसको पैकेजिंग करके और वह जब सजता है, लोग देखते हैं और फिर उसकी काफी ज्यादा कीमत हो जाती है। कीमत बढ़ाने में, दुनिया के मार्केट में, कंपटीशन में, और यहां पे एसडी इंटरनेशनल इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है। मैं एसडी इंटरनेशनल के जो प्रोप्राइटर हैं, उनके जो चेयरमैन हैं विनय अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने गीडा में ये निवेश किया है। और गीडा इस निवेश के लिए न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लोग इससे लाभान्वित होंगे। तमाम अच्छे ब्रांड को पैकेजिंग उपलब्ध कराने में उन्हें मदद मिलेगी और उसका लाभ उन्हें उपलब्ध होगा। इसके साथ ही यहां पर गीडा आज एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे यहां बन रहा है, बहुत शीघ्र वह कार्य पूरा हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए 2 नए रूट मिल जाएंगे, एक जिससे हम सैजनवा होते हुए खलीलाबाद होते हुए जाते हैं और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए भी आपको एक नया रूट मिल जाएगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मिलेगा, लेकिन साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो। पिछले 3-4 वर्ष के अंदर, 4-5 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया, बहुत सारे लोग गोरखपुर में आए। इसमें वरुण वेबरेज का उद्योग यहां लग रहा है, कियान इंडस्ट्रीज यहां पे अपना निवेश कर रही है, सीपी मिल्क का कार्य यहां पे उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, तत्वा प्लास्टिक का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, CWC का एक कार्य निर्माणाधीन है, इंडिया ऑटो व्हीकल का भी यहां पे निवेश हुआ है, बालाजी प्रोसेसर्स का भी यहां पे भूखंड आवंटित हो गया है, रुंगटा इंडस्ट्रीज के लिए भी भूखंड आवंटित हो गया है, कपिला कृषि उद्योग के लिए भूखंड आवंटित हो चुका है, सिंह पेपर प्रोडक्ट के लिए और मुक्ता जैन के लिए भी भूखंड यहां पर आवंटित हो चुका है, जहां पे निवेश होगा। मैंने जो ये नाम पढ़े हैं, केवल इसी में 5000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी यहां उपलब्ध हो जाएगी, 5000 लोगों को। आप याद करिए, ये 5000 नौजवान सब यहीं के, तो जो ये लोग स्किल ट्रेनिंग जिनकी हो रही है नायलेड के द्वारा, ये सब लोग यहीं नौकरी पा जाएंगे। मैं पूछ रहा था उन बच्चों से, कोई जनगवा जैतपुर का रहने वाला है, कोई खजनी का रहने वाला है, कोई खलीलाबाद का रहने वाला है, कोई गोरखपुर सिटी का रहने वाला है, कोई पिपराइच का रहने वाला है, सब लोग यहीं के बच्चे हैं। पहले भटकते थे, आज बीए करने के साथ साथ यहां की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान है कि अपनी। नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बविता। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी का समन, दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को समन भेजा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने केजरीवाल को एक बार फिर से समन जारी कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ये समन केजरीवाल को जारी किया गया है। तो केजरीवाल को ईडी का 7वां समन है ये। ईडी ने 26 फरवरी को पेश होने के लिए भी कहा था, इसके पहले 6 समन भी जारी कर चुकी है ईडी, और एक बार फिर से 7वीं बार ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले जब 6 बार का समन भेजा गया था, कई बार ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए भी कहा था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसी कारणवश ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया था, और एक बार फिर से उन्हें समन जारी किया गया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने समन जारी कर दिया है। तो केजरीवाल को ईडी का यह 7वां समन है, और इससे पहले कोर्ट ने भी उन्हें, जब ईडी कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची थी और उसके बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, तो वर्चुअली तौर पर वो पेश हुए थे, और उसके बाद उनका एक बयान भी सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट में खुद भी पेश हो जाएंगे जब वक्त आएगा। और एक बार फिर से अब चर्चा का विषय ये बन गया है कि शराब घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें समन एक बार फिर से जारी कर दिया है। तो शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को यह 7वां समन है ईडी द्वारा, और ईडी ने 26 फरवरी को केजरीवाल को पेश होने के लिए भी कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, और इसके पहले भी 6 समन जारी कर चुकी है ईडी, और अब 7वीं बार सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी कर दिया है। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ आगामी चुनाव और दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल को ये ईडी का समन लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। तो ईडी का समन दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर है। 7वीं बार, आपको बता दें 7वीं बार ईडी ने यह समन जारी किया है। उससे पहले कई बार पेश होने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन जारी कर दिया है। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 14,000 करोड़ रुपए की आज वो सौगात देने वाले हैं वाराणसी वासियों को। तो 35 परियोजनाओं का भी वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में रोड शो भी है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है साधु संतों द्वारा भी, और कितनी सिक्योरिटी के बीच में वो उनकी गाड़ी चलती जा रही है आगे की तरफ और फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है फूल के द्वारा, फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं पर चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात दिखाई दे रही है, यानी कि सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच में आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है और कहा जा रहा है कि आज वाराणसी वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं और ये बड़ी सौगात है 14,000 करोड़ रुपए की सौगात, यानी कि इससे वाराणसी में विकास की झड़ी लग जाएगी। 35 परियोजनाओं का आज वो लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके रोड शो की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत संतों द्वारा किया जा रहा है, वहीं पर वो भी अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाथ हिलाकर सभी संत लोग उनको झुककर भी प्रणाम करते हुए लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी वासी उनका अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके स्वागत में। तो वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद भी किए गए हैं। तो वाराणसी का आज पीएम नरेंद्र मोदी का तो दौरा है उनका और पीएम नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी पहुंच जाएंगे और रोड शो आज उनका होने वाला है। तो कई बड़ी सौगातें भी उनके द्वारा मिलने वाली है वाराणसी के लोगों को। 35 परियोजनाओं का आज वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में रोड शो है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज वाराणसी का दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, क्या कुछ जानकारी? पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी रोड शो है, 2 दिवसीय वाराणसी 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी आज आ रहे हैं। आज रात्रि 9:45 पर नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट उतरेंगे। वहां सीधे बरेका गेस्ट हाउस को रवाना होंगे और बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन कल सुबह यानी कल दूसरे दिन दिल्ली दौरे पर दूसरे दिन पीएम मोदी वाराणसी में बीएचयू स्थित जो है कार्यक्रम जो है कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं काशी में उनको संबोधन करेंगे, खेलकूद, फोटोग्राफी, ज्ञान और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं से संवाद करेंगे और 14,316 करोड़ की परियोजनाओं को काशी की जनता को सौगात देंगे और 23 फरवरी को फिर दोपहर करीब 6 अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही विशाल जनसभा का संबोधन होगा। संत रविदास परमड़ी जन्मस्थली पे सुबह जो है 23 को सुबह जो जन्मस्थली पे जाएंगे और लंगर चखेंगे, साथ ही रविदासियों को जनसभा के रविदासियों को संबोधन भी करेंगे। तो धर्मेंद्र कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बताया जा